विक्टर ए फ्रैंकल द्वारा लिखित पुस्तक जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। प्रस्तावना। विक्टर ए फ्रैंकल की पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमारे समय की महान पुस्तक में से एक है। यदि किसी पुस्तक के अंदर किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने वाला सिर्फ एक विचार या एक पैराग्राफ भर हो, तब भी उसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए और उसे अपनी पुस्तकों की अलमारी में स्थान दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक में ऐसे बहुत से अंश हैं जो इंसानी जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक इंसान के जन्म सिद्ध अधिकार सर्वाइवल के बारे में है। स्वयं को सुरक्षित समझने वाले अनेक जर्मन व पूर्वी यूरोपियन यहूदियों के साथ फ्रैंकल को भी नाजी यातना शिविरों में यातनाएं सहनी पड़ी। उनका वहां से जीवित वापिस आना फिर किसी करिश्मे से कम नहीं था, जो कि बाइबल के एक कथन ए ब्रांड प्लग्ड फ्रॉम फायर की पुष्टि करता है। लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन का बहुत विस्तार से वर्णन करने के बजाय, अपने दुखों व कष्टों का विवरण देने के बजाय उन स्रोतों के बारे में बताया है जिनके बल पर वे जीवित रहने में सफल हुए। पुस्तक में वे बार बार नीत्शे के शब्दों को दोहराते हैं, जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए एक क्यों है, वह किसी भी तरह के कैसे को सहन कर सकता है। वे बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से उन कैदियों के विषय में बताते हैं जो अपने भविष्य की सारी उम्मीदें खो चुके थे। ऐसे ही कैदियों ने सबसे पहले प्राण त्यागे। उन्होंने भोजन या दवाओं के अभाव में प्राण नहीं त्यागे। आशा का अभाव, जीवन में एक उद्देश्य का अभाव ही उनकी मृत्यु का कारण बना। इसके विपरीत फ्रैंकल ने स्वयं को जीवित रखा और इस सोच को बनाए रखा कि युद्ध समाप्त होने के बाद वे एक बार फिर अपनी पत्नी से भेंट करेंगे। उन्होंने यह स्वप्न देखना भी नहीं छोड़ा कि युद्ध समाप्त हो गया है और वे ऑस्विट्ज़ के अनुभवों से मिले मनोवैज्ञानिक सबक एक व्याख्यान में लोगों को बता रहे हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे अनेक कैदी जो जीवित रहना चाहते थे, वे जीवित नहीं रह सके। कुछ को रोगों ने नहीं छोड़ा तो कुछ को गैस चैम्बर के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस पुस्तक में फ्रैंकल के लिए यह विचार करने का प्रश्न नहीं है कि अधिकतर व्यक्ति जीवित क्यों नहीं रहे। वे तो इस प्रश्न को उठाते हैं कि जो जीवित रहे उनको जीवित रहने का कारण क्या था। उनके ऑस्विट्ज़ के भयंकर अनुभव उनके ही प्रमुख विचारों पर बल देते हैं। जीवन आनंद की तलाश नहीं है, जैसा कि फ्रायड ने कहा था, और न ही इसे सत्ता की तलाश में माना जा सकता है, जैसा कि अल्फ्रेड एडलर ने कहा था। यह तो सही मायने में अर्थ की तलाश से जुड़ा है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे बड़ा कार्य यही है कि वह अपने जीवन के अर्थ की तलाश करे। फ्रैंकल अर्थ के लिए 3 संभावित स्रोतों की बात करते हैं: काम के दौरान, प्रेम के दौरान और कठिन समय में भी अपना साहस बनाए रखना। पीड़ा या कष्ट अपने आप में अर्थहीन होते हैं। हम जिस तरह अपनी पीड़ा के साथ पेश आते हैं, उसे वैसे ही अर्थ या मायने दे देते हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं, एक व्यक्ति चाहे तो वह वीर, मर्यादित व गरिमामयी बना रह सकता है, या फिर स्वयं को महफूज रखने के प्रयास में वह अपनी मानवीय गरिमा को भुलाकर किसी पशुओं से भी बदतर व्यवहार कर सकता है। वे मानते हैं कि नाजियों के कैदियों में से केवल कुछ ही ऐसा करने में सफल रहे। लेकिन यदि इस विषय में एक भी उदाहरण दिया जा सकता है, तो हम मान सकते हैं कि मनुष्य का आंतरिक बल उसे उसकी नियति से भी परे ले जा सकता है। अंततः मैं यहाँ फ्रैंकल के एक उल्लेखनीय निरीक्षण के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैं अपने जीवन में तो हमेशा याद रखता ही हूँ, साथ ही दूसरों को सलाह देने की असंख्य मौक़ों पर भी मैंने उसका प्रयोग किया है।
जो बल आपके नियंत्रण से बाहर है वह आपकी एक चीज को छोड़कर आपसे बाकी सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपसे आपकी यह आज़ादी नहीं छीनी जा सकती कि आप उस नकारात्मक हालत के साथ किस तरह पेश आएंगे। आपके साथ जीवन में जो हुआ उस पर आपका बस नहीं है, लेकिन आपने उस घटना के प्रति क्या अनुभव किया और उसके साथ कैसे पेश आए, यह तो हमेशा से ही आपके बस में रहा है। आर्थर मिलर के नाटक इंसिडेंट एट बीची में एक दृश्य है जिसमें एक उच्च मध्यवर्गीय व्यवसायी उन नाजी अधिकारियों के सामने आता है जिन्होंने उसके शहर पर कब्जा कर लिया है। वह उन्हें अपने विश्वविद्यालय की डिग्रियां, प्रमुख नागरिकों से मिले सिफारशी पत्र आदि दिखाता है। एक नाजी पूछता है, क्या तुम्हारे पास यही सब है? जब वह व्यक्ति हामी भरता है तो नाजी वह सब कुछ कचरे के डिब्बे के हवाले करके पूछता है, बहुत अच्छे, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान हमेशा दूसरों से मिले आदर व मान पर टिका होता है, उसे भावात्मक रूप से नष्ट होने में जरा भी देर नहीं लगती। यदि फ्रैंकल वहां होते तो उन्होंने यही तर्क दिया होता कि जब तक हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की पूरी आज़ादी है तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, और यह आज़ादी हमेशा हमारे पास होती ही है। मेरे अपने सामुदायिक अनुभव भी मुझे यही बताते हैं कि फ्रैंकल के निरीक्षणों में कितनी सच्चाई छिपी है। मैं ऐसे अनेक सफल व्यवसायियों को जानता हूँ जो सेवानिवृत्ति होने के बाद जीवन के लिए सारा उत्साह त्याग देते हैं। उनके काम ने उनके जीवन को अर्थ दे रखा है। जब उनके पास कोई काम नहीं रहा तो वे अपने दिन घर बैठे निरस्ता के साथ बिताने लगे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े भयंकर कष्टों व पीड़ाओं को भी यह समझकर सहन कर लिया कि उनकी पीड़ा भी कोई अर्थ छिपा है, उनकी पीड़ा में भी कोई अर्थ छिपा था। भले ही यह एक पारिवारिक माइलस्टोन रहा हो जिसे बांटने के लिए वे लंबे अरसे तक जीना चाहते थे, या उसके पास एक संभावना थी कि डॉक्टर उनके असाध्य रोग का इलाज खोज रहे हैं। जब उनके पास जीने के लिए एक क्यों आ गया तो उनके लिए कैसे को सहन करना और भी सरल हो गया। मेरे निजी अनुभव में भी फ्रैंकल के ही शब्दों की गूंज सुनाई देती है। मेरी पुस्तक व्हेन बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल के विचारों ने केवल इसीलिए अपनी ताकत व विश्वसनीयता प्राप्त की क्योंकि वे मेरे उस संघर्ष के संदर्भ में थे जो मैंने अपने पुत्र के रोग व उसकी मृत्यु को समझने के दौरान किया। उसी तरह फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी के सिद्धांत ने भी आत्मा के उपचार को जीवन के अर्थ से जोड़ते हुए विश्वसनीयता पाई, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी आश्वीज की पीड़ा की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया था। अगर पुस्तक में पहला भाग न होता तो संभवतः दूसरा भाग इतना प्रभावशाली न बन पाता। मेरे लिए यह बात भी बहुत अहम रही कि मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के 1962 संस्करण की प्रस्तावना एक प्रमुख मनोचिकित्सक डॉक्टर गोर्डोन अल्पोर्ट ने लिखी थी, और इस पुनः मुद्रित संस्करण की प्रस्तावना एक साधारण व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। हम समझ चुके हैं कि यह गहन रूप से धार्मिक पुस्तक है जो इस बात पर बल देती है कि जीवन अर्थवान है और हमें अपनी परिस्थितियों की परवाह न करते हुए इसे इसके अर्थ के साथ ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह इस बात पर बल देती है कि जीवन का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और इसके मूल संस्करण में परिशिष्ट को शामिल करने से पहले इसका अंत 20वीं सदी में लिखे सबसे धार्मिक वाक्य के साथ किया गया था। हमारी पीढ़ी बुद्धिवादी है क्योंकि हमने मनुष्यों को उसके वास्तविक रूप में जान लिया है। जो भी हो, मनुष्य ही वह जीव है जिसने आश्वीज के गैस चैम्बर की रचना की। हालांकि वह भी मनुष्य ही था जो होठों पर ईश्वर का नाम या सेमा इजराइल के शब्द लिए उन गैस चैम्बरों में दाखिल हो गया। हेराल्ड एस कुशनर 1992 संस्करण की प्रस्तावना। यह पुस्तक अंग्रेजी में सैकड़ों बार मुद्रित हुई है और इसके साथ ही अन्य 21 भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया। केवल अंग्रेजी संस्करण में ही इस पुस्तक की 3 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। ये सभी कोरे तथ्य हैं और संभवतः यही कारण है
कि अमेरिकी समाचार पत्रों के रिपोर्टर और विशेष तौर पर अमेरिकी टीवी स्टेशन इन तथ्यों को जानने के बाद अपने इंटरव्यू के आरंभ में ही मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर फ्रैंकल, आपकी पुस्तक सही मायने में बेस्ट सेलर रही है, इस सफलता के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह सुनकर मैं प्रतिक्रिया देता हूं कि इस पुस्तक के बेस्ट सेलर स्टेटस को उपलब्धि या सफलता नहीं मानता, बल्कि यह स्थिति तो हमारे समय की दुखद अवस्था को दर्शाती है। अगर हजारों पाठक केवल इसलिए इस पुस्तक की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यह जीवन के अर्थ से जुड़े प्रश्न का उत्तर देने का वचन देती है, तो सच में यह प्रश्न उनके लिए कैसी ज्वलंत समस्या रहा होगा। निश्चित रूप से पाठकों पर पुस्तक के ऐसे प्रभाव के लिए किसी अन्य कारक को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका दूसरा सैद्धांतिक भाग लोगोथेरेपी का संक्षिप्त सारांश पहले भाग से लिए हुए पाठों के प्रभाव को घटाता है, जबकि आत्मकथात्मक विवरण बंदी शिविर में अनुभव यानी पहला भाग मेरे सिद्धांतों को अस्तित्व देता है। इस तरह दोनों ही भाग एक दूसरे की विश्वसनीयता को अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जब मैंने 1945 में यह पुस्तक लिखी थी तब मेरे दिमाग में इन दोनों में से एक भी बात नहीं थी। मैंने निरंतर 9 दिनों में यह काम इस संकल्प के साथ पूरा किया कि यह पुस्तक लेखक के नाम के बिना ही प्रकाशित होगी। दरअसल मूल जर्मन संस्करण के पहले प्रकाशन के समय पुस्तक के प्रारंभ में मेरा नाम नहीं था। हालांकि अंतिम क्षण में मुझे अपने मित्र के हट के आगे हथियार डालने पड़े, जो यह चाहते थे कि कम से कम शीर्षक पृष्ठ पर तो मेरा नाम जाना ही चाहिए। पहले पहल यह इसी संकल्प के साथ लिखी गई थी कि लेखक का नाम कहीं नहीं आएगा, ताकि लेखक को कोई साहित्यिक श्रेय न मिल सके। मैं केवल अपने पाठकों को यह ठोस उदाहरण देना चाहता था कि किसी भी दशा में जीवन का एक निश्चित अर्थ होता है, भले ही वे हालत कितने भी दुखदायी क्यों न हो। मैंने सोचा कि अगर मैं यातना शिविर में झेले गए हालतों के साथ अपनी बात रखूं तो मेरे लिए अपनी बात को समझाना और भी सरल हो जाएगा। मुझे लगा कि मुझे उन लोगों से अपने जीवन के ऐसे दुखद अनुभव बांटने चाहिए जो बहुत ही निराशाजनक अवस्था में अपना जीवन जी रहे हैं। अतः यह बात मेरे लिए विचित्र और उल्लेखनीय दोनों है कि मेरी लिखी कुछ एक दर्जन पुस्तकों के बीच जिस पुस्तक को मैं लेखकीय प्रतिष्ठा से बचाते हुए अनाम रखना चाहता था, वह मेरे लिए सबसे सफल पुस्तक रही। मैं यूरोप और अमेरिका में अपने छात्रों को बार बार केवल एक ही बात के लिए सावधान करता आया हूँ, सफलता को अपना लक्ष्य मत बनाओ। तुम इसे जितना अधिक अपना लक्ष्य या अपना उद्देश्य बनाओगे तुम उससे उतनी ही दूर होते जाओगे। खुशी की तरह ही सफलता को भी कहीं से पाया नहीं जा सकता, इसे तो परिणाम स्वरूप पाया जाता है। जब भी हम अपने से भी विशाल किसी ध्येय से जुड़ते हैं या अपने से परे किसी दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं तो उसके फल स्वरूप खुशी या सफलता प्राप्त होती है। खुशी या सफलता अपने आप ही घटते हैं, आप चाहकर भी इन्हें अपने लिए घटने पर विवश नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और अपनी पूरी योग्यता व जानकारी के अनुसार काम करें। तब आप दीर्घकालीन तौर पर देख सकेंगे कि सफलता स्वयं आपके पीछे चली आ रही है, क्योंकि आप उसके बारे में भूल गए थे। पाठक मुझसे पूछ सकते हैं कि जब हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया तो मैंने अपने आप को उन हालत से बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको छोटा सा प्रसंग सुनाकर देना चाहूँगा। यूएस के दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने के कुछ समय पहले मुझे वियना के अमेरिकी दूतावास से अपना इमिग्रेशन वीज़ा लेने के लिए बुलावा आया। मेरे बूढ़े माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुझे जल्द ही वियना छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि अचानक ही मैं इसे लेकर हिचकिचा गया। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या मुझे अपने बूढ़े माता पिता को उनके भाग्य के भरोसे छोड़कर चले जाना चाहिए, जिन्हें देर सवेर किसी यातना शिविर में भेज दिया जाएगा। मेरा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व जिम्मेदारी बनती है? क्या मुझे अपने आविष्कार लोगोथेरेपी का पालन करना चाहिए? क्या मुझे उसे बढ़ावा देने के लिए किसी ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहां जाकर मैं उस विषय पर आराम से पुस्तकें लिख सकूं? या फिर मुझे अपने माता पिता की संतान के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उनकी रक्षा कर हर संभव प्रयास करना चाहिए?
मैंने समस्या पर विचार किया लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका। फिर मेरी इस दुविधा का अंत करने के लिए मानो मुझे ईश्वर ने ही संकेत दे दिया। मुझे घर की मेज पर संगमरमर का एक टुकड़ा रखा दिखाई दिया। जब मैंने अपने पिता से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें वह उस जगह मिला था जहां राष्ट्रीय समाजवादियों ने वियना के सबसे बड़े सिनेगाग यहूदी उपासना गृह को जलाकर राख कर दिया था। मेरे पिता उस टुकड़े को घर ले आए क्योंकि वह उस तख्ती का टुकड़ा था जिस पर 10 धर्मादेश अंकित थे। उस टुकड़े पर एक चमकीला हिब्रू अक्षर दिखाई दिया। मेरे पिता ने बताया कि यह एक धर्मादेश का अक्षर था। मैंने उनसे पूछा यह किस धर्मादेश का अक्षर? उन्होंने बताया उसमें लिखा था अपने माता पिता का आदर करो ताकि वे इस धरती पर लंबे समय तक जीवित रह सकें। उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि मैं अपने माता पिता के साथ वहीं रहूंगा और मैंने अपना अमेरिकी वीजा रद्द करवा दिया। विक्टर फ्रैंकल, वियना, 1992। भाग 1, बंदी शिविर के अनुभव। यह पुस्तक तथ्यों व घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का दावा नहीं करती। यह तो लाखों बंदियों के उन दुखद निजी अनुभवों का ब्यौरा है जो उन्हें यातना शिविर में वापस लौटे बंदियों में से एक वहां की सच्ची कहानी को इस पुस्तक के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह कहानी उस भयानक आतंक की कहानी नहीं है जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है। हालांकि उस पर अधिक विश्वास नहीं किया जाता। यह तो उन अनगिनत मानसिक व शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती है जो यातना शिविर के बंदियों को लगातार सहन करने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी कि यातना शिविर में एक औसत बंदी का रोजमर्रा का जीवन कैसा था। इस पुस्तक में जिन घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है उनमें से अधिकतर घटनाएं बड़े और जाने माने बंदी शिविरों में नहीं घटी। ये तो उन छोटे शिविरों के बेरहम किस्से हैं जहां सही मायने में कहर छाया हुआ था। यह महान नायकों और शहीदों को दिए गए कष्टों की और उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है, न ही यह उन प्रमुख कापोस व उन जाने माने कैदियों के बारे में बताती है जिन्हें बहुत सारी छूट व सुविधाएं मिली हुई थी। यह ताकतवर लोगों के कष्टों की कहानी नहीं है बल्कि उन अज्ञात लोगों के बलिदानों, कष्टों व मृत्यु की कहानी है जिनके आंकड़े कहीं दर्ज नहीं किए गए हैं। ये उन साधारण बंदियों की कहानी है जिनके बाजुओं पर किसी खास पहचान वाले निशान नहीं थे, जिनसे कापोस सचमुच घृणा करते थे। जहां आम बंदियों को बहुत कम भोजन दिया जाता था जबकि कापोस को कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। दरअसल उनमें से अनेक तो ऐसे थे जो शिविर में इतनी सुविधाओं के बीच रह रहे थे जितनी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। वे पहरेदारों की तुलना में बंदियों के साथ अक्सर कड़ा बर्ताव करते थे और यस के लोगों की तुलना में उन्हें बुरी तरह से पीटते भी थे। बेशक ऐसे लोगों को उन्हीं बंदियों के बीच में से चुना जाता था जिनका चरित्र यह सब करने के लिए उपयुक्त नजर आता था। वे काम शुरू करते ही यस के आदमियों और शिविर के वार्डनों की तरह ही जुल्म ढाने लगते थे। इसके बाद उन्हें सिर्फ बेरहम लोगों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही परखा जा सकता था। हाँ, यदि वे अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते तो उन्हें फौरन उनके पद से हटा दिया जाता था। बाहरी लोग यातना शिविर के भीतरी जीवन के बारे में आसानी से अर्थहीन कल्पनाएं कर सकते हैं। शिविर के बारे में उनकी सोच दया और भावनाओं के अधिकार पर बनेगी, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि शिविर के अंदर सारे बंदी किस तरह हर रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही रोज मिलने वाली रोटी और अपने जीवन के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी जिसे वे अपने लिए या किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे। कैदियों का काफिला। अब हम एक ऐसे काफिले की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए औपचारिक रूप से यह ऐलान किया गया कि कैदियों को एक निश्चित संख्या में दूसरे शिविर में भेजा जाएगा। लेकिन यह घोषणा सुनकर कैदियों ने सहज ही
यह अंदाजा लगा लिया कि इस काफिले की यात्रा किसी अन्य शिविर में नहीं बल्कि गैस चैम्बर में जाकर खत्म होगी। बीमारी, कमजोर और काम करने में अयोग्य बंदियों को चुन चुनकर बड़े केंद्रीय शिविरों में भेज दिया जाता था। वहां पर गैस चैम्बर और शवदाह गृह, शमशान घाट बनाए गए थे ताकि उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। इस काफिले में जाने वाले लोगों का चुनाव वास्तव में सभी बंदियों और उनके साथी दलों के बीच खुलेआम जंग का ऐलान था। हर कैदी अपनी ओर से गुप्त रूप से यह कोशिश करता कि उसे किसी तरह बंदियों की नामों की सूची का पता लग जाए ताकि वह अपना और अपने दोस्तों का नाम उस सूची में से निकालने का कोई तरीका आजमा सके। हालांकि सारे बंदी यह भी जानते थे कि यदि किसी एक व्यक्ति को बचाया जाएगा तो अधिकारी उसके स्थान पर कोई दूसरा शिकार चुन लेंगे। हर काफिले के साथ एक निश्चित संख्या में कैदियों का जाना जरूरी था। अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ कौन लोग जा रहे थे। उनके लिए वे बंदी एक नंबर से ज्यादा मायने नहीं रखते थे। बंदी ज्यों ही शिविर में दाखिल होते उनके सारे दस्तावेज और पहचान पत्र वगैरह छीन लिए जाते। कम से कम ऑस्ट्रिच शहर के कैंप में तो यही तरीका अपनाया जाता था। बंदियों से छीनी गई चीजों में उनका बाकी सामान भी शामिल होता था। इस तरह प्रत्येक बंदी को अपने लिए एक काल्पनिक नाम, पहचान या पेशा चुनने का अवसर मिल जाता था। अनेक बंदियों को अलग अलग कारणों से यही ठीक भी लगता था। अधिकारियों को केवल उन नंबरों से मतलब होता था जो हर बंदी की पहचान करने के लिए उसे दिया जाता था। अक्सर वे नंबर बंदियों की चमड़ी पर गोद दिए जाते थे और उनके पैंट, कमीज या जैकेट पर भी सिले जाते थे। जब भी कोई पहरेदार किसी बंदी को गुनाहगार साबित करना चाहता तो उसे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती थी, केवल उसके कपड़ों पर दिख रहा नंबर ही काफी होता था। उस एक नज़र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मानो उस बंदी का नंबर ही उसका नाम बन गया है। अब हम यात्रा के लिए निकलने को तैयार काफिले की बात पर लौटते हैं। उस समय हम में से किसी भी बंदी के पास नैतिकता से सोचने समझने की न तो इच्छा थी और न समय। हर आदमी केवल इस सोच में डूबा था कि उसे किसी भी तरह खुद को जीवित रखना है ताकि वह एक दिन घर पर इंतजार कर रहे अपने परिवार वालों के पास लौट सके। इसके साथ ही उसे अपनी ओर से अपने किसी दोस्त की जान बचाने की कोशिश भी करनी थी। इस तरह हर कोई बिना किसी संकोच या झिझक के अपने या दोस्त के स्थान पर किसी दूसरे बंदी या नंबर को काफिले में जाने के लिए आगे करने की फिराक में रहता था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कापोस यानी प्रमुख सिपाही को चुनने का तरीका बहुत नकारात्मक था। केवल बेरहम कैदियों को ही इस काम के लिए चुना जाता था। हालांकि इसमें कुछ सुखद अपवाद भी थे, लेकिन यस द्वारा कापोस के चुनाव के अलावा सभी बंदियों के बीच मानो अपने आप ही चुनने का सिलसिला जारी रहता। आमतौर पर केवल वही बंदी जीवित रह पाए थे जिन्होंने एक से दूसरे शिविर के 20 सालों की लंबी पैदल यात्राओं में स्वयं को जीवित रखने के लिए सारे नैतिक संकोच ताक पर रख दिए थे। वे अपने आप को बचाने के लिए अपनी ओर से हर उपाय करने के लिए तैयार थे, फिर भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी तरह की बेईमानी क्यों न करनी पड़े। उन्हें निर्दयता, चोरी और मित्रों के साथ धोखाधड़ी करने से भी कोई परहेज न था। हम जैसे लोग जो अब तक संयोगवश या शायद किसी करिश्मे के कारण बचते आए थे, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यातना शिविर में ऐसे कई लोग थे जो हमसे बेहतर इंसान थे, लेकिन वे कभी वहां से बचकर वापस नहीं लौट पाए। बंदियों का मनोविज्ञान। बंदी शिविरों के बारे में अब तक ढेरों विवरण सारे तथ्यों के साथ दर्ज हो चुके हैं। यहाँ तथ्य केवल इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वे लोगों के अनुभव का एक हिस्सा होते हैं। यहाँ इन्हीं अनुभवों को देखने का प्रयत्न किया गया है। यह पुस्तक मौजूदा ज्ञान के संदर्भ में शिविरों में बंदी रहे लोगों के अनुभव को सामने रखने का प्रयत्न करेगी। जो लोग कभी उन शिविरों के भीतर नहीं गए हैं, यह पुस्तक शिविरों को समझने में उनकी मददगार हो सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि यह पुस्तक उन बंदियों के अनुभवों को जानने में सहायक होगी जो बचकर लौट तो आए, लेकिन अब उन्हें अपना जीवन बहुत कठिन लगता है। ऐसे भूतपूर्व बंदी प्राय कहते हैं कि हम अपने अनुभव के बारे में बात करना पसंद नहीं करते।
जो लोग उन शिविर में रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, और दूसरे लोग यह कभी नहीं समझ सकेंगे कि हमने उस समय क्या महसूस किया था और हम आज क्या महसूस करते हैं। इस विषय को व्यवस्थित रूप से पेश करना आसान नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान वैज्ञानिक रूप से निष्पक्ष रवैया चाहता है, यानी विषय को वैज्ञानिक नजरिए व तटस्थ भाव से परखा जाना चाहिए। लेकिन लेखक को ये सभी अनुभव स्वयं एक कैदी, एक बंदी के तौर पर ही हुए हैं, तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह अपनी बात निष्पक्षता से कह सकेगा? क्या उसके निरीक्षण हर तरह से पक्षपात से मुक्त होंगे? बेशक ऐसी उदासीनता केवल बाहरी व्यक्ति ही अपना सकता है, लेकिन वो असली मूल्य वाले ब्यौरे कभी नहीं दे सकता। केवल शिविर के अंदर रहने वाला बंदी ही उस जीवन को अच्छी तरह जान सकता है। फिर भले ही वह निष्पक्षता से अपने अनुभवों को परख न सके और उसकी जांच पड़ताल बहुत सटीक न हो, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि पक्षपात हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से यही कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से पक्षपात न हो। इस तरह की पुस्तक को लिखने की सबसे बड़ी कठिनाई भी यही है। कई बार लिखते समय आपके लिए अपने सबसे निजी अनुभवों को बांटना भी जरूरी हो जाता है। मैंने तय किया था कि इस पुस्तक पर अपना नाम नहीं दूंगा, केवल अपना कैदी नंबर ही लिखूंगा, लेकिन जब इसकी पांडुलिपि पूरी हुई तो मैंने पाया कि लेखक का नाम न लिखा होने से पुस्तक अपना आधा मोल ही खो देगी। इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि मेरे भीतर अपनी बात को सबके बीच खुलेआम कहने का साहस भी होना चाहिए। इसलिए मैंने किसी भी सामग्री को हटाए बिना पुस्तक को अपने नाम के साथ छपने दिया। हालांकि मुझे हमेशा से ही किसी भी तरह के दिखावे से सख्त नफरत रही है। मैं यह जिम्मेदारी पाठकों को ही सौंप देता हूँ कि वे इस पुस्तक की सामग्री को अपने हिसाब से छांट ले। हो सकता है कि यह कैदियों के जीवन के मनोवैज्ञानिक को समझने में सहयोग हो सके, जिसकी पहले विश्व युद्ध के बाद जांच पड़ताल की गई थी, जिसके कारण ही हम बार्बड बायर सिकनेस सिंड्रोम कैदियों का एक मनोवैज्ञानिक रोग से परिचित हुए। हम दूसरे विश्व युद्ध के आभारी हैं कि उसने हमें साइकोपैथोलॉजी ऑफ मासिस की जानकारी देकर समृद्ध किया। यहाँ मैंने लिबोन की एक पुस्तक के शीर्षक तथा जाने माने मुहावरे को जरा नए रूप से पेश किया है। युद्ध ने ही हमें वार ऑफ नर्वस दी है और इसी ने हमें बंदी शिविर दिए हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि युद्ध के नतीजे व उसके प्रभावों के बारे में हमारे यहाँ बहुत से अध्ययन हुए हैं। ट्रस्टियों की तरह काम करने वाले बंदी या सिपाही एस अधिकारी नाजी पार्टी का एक विशिष्ट सैन्य दल जो हिटलर के अंगरक्षक और एक विशेष पुलिस बल के रूप में कार्य करता है। सिंड्रोम रोगों में अनेक लक्षणों का समावेश। प्रीमियम कूपन का उपहार। क्योंकि यह कहानी एक आम कैदी के रूप में मेरे अनुभव पर आधारित है, इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं पूरे गर्व से ऐलान कर दूं कि शिविर में केवल कुछ आखिरी सप्ताहों को छोड़कर मुझे किसी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक के रूप में काम पर नहीं रखा गया था। मेरे कुछ सहकर्मी किस्मत वाले रहे जिन्हें शुरुआत से ही ऐसे पद मिल गए और बंदियों को रद्दी कागज के ढेर से बनी बैंडेज लगाकर प्राथमिक चिकित्साएं ही देते रहे। मैं तो कैदी नंबर 1/1904 और मेरा अधिकतर समय रेलवे पटरियों के लिए खुदाई करते हुए और पटरियां बिछाते हुए बीतता था। एक बार मुझे एक बड़ा मुश्किल काम सौंपा गया था। मुझे अकेले ही एक सड़क के नीचे से वाटरमैन के लिए सुरंग खोदनी थी। आखिर मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई। 1944 में क्रिसमस से ठीक पहले मुझे उपहार स्वरूप तथाकथित प्रीमियम कूपन दिए गए। ये कूपन उस निर्माण कंपनी की ओर से दिए गए थे जिसके पास हमें गुलामों की तरह बेच दिया गया था। कंपनी की ओर से शिविर अधिकारियों को प्रतिदिन हर कैदी के लिए एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता था। कंपनी को एक कूपन 50 फेनिंग डच सिक्का का पड़ता था और हर कूपन के बदले 6 सिगरेट ली जा सकती थी। अक्सर वे कूपन उनकी अंतिम तिथि निकलने के बाद ही दिए जाते थे, इसलिए उनका कोई मोल नहीं रह जाता था। लेकिन मैं
2 असली कूपनों का मालिक भी बन गया था, जिस पर मुझे बड़ा गर्व था। उन 2 कूपनों के बदले में 12 सिगरेट ली जा सकती थी, पर इससे भी अहम बात यह थी कि उनसे 12 सिगरेट के बजाय 12 कटोरे सूप भी मिल सकता था। भूख से हमेशा तड़पने वाले हम बंदियों के लिए 12 कटोरे सूप का लालच एक बड़ी बात थी। दरअसल धूम्रपान की खास सुविधा तो केवल कापोस को ही मिली हुई थी, जिन्हें साप्ताहिक कूपनों के साथ उनका पूरा राशन दिया जाता था। अगर कोई बंदी किसी वर्कशॉप या गोदाम में काम करता था तो उसे भी कभी कभी खतरनाक काम करने के बदले कुछ सिगरेट इनाम स्वरूप दे दी जाती थी। इस मामले में केवल वही लोग अपवाद थे जो अपने जीने की आस छोड़ चुके थे और अपने अंतिम दिनों का पूरा आनंद लेना चाहते थे। हम जब किसी साथी को उसकी अपनी सिगरेटों के भंडार को फूंकते देखते तो समझ जाते कि उसने अपने जीने की आस छोड़ दी थी। जीने की आस को यूं एक बार खो देने के बाद उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन होता है। आखिर कैदियों के अनुभव और निरीक्षणों से तैयार सामग्री का अध्ययन किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि बंदी शिविर के लिए बंदियों के मन में पैदा होने वाली प्रतिक्रिया के 3 चरण होते हैं। उसे शिविर में भेजे जाने का चरण, बंदी शिविर में मग्न होने का चरण और उसके आज़ाद होने के बाद का जीवन। अगर आप पहले चरण के लक्षण की बात करें तो वह बड़ा हैरतअंगेज था। हालात ऐसे होते थे कि शिविर में दाखिल होते समय हर बंदी लगातार सदमों का सामना करता था। मैं आपको अपने ही दाखिले से जुड़े सदमे की मिसाल देता हूँ। काफिले की दास्तान। पिछले कई दिनों से करीब 1500 बंदी 24 घंटे सफर कर रहे थे। रेलगाड़ी के हर डिब्बे में 80 कैदी यात्रा कर रहे थे। सभी कैदियों को उनके सामने के ऊपर ही लेटना पड़ता था, जो कि उनकी बची कुची निजी संपत्ति कही जा सकती थी। रेलगाड़ी के डिब्बे कैदियों के इस तरह ठूसे हुए थे कि केवल खिड़की के ऊपरी हिस्से से ही दिन के प्रकाश की हल्की सी झलक मिलती थी। हर कैदी इसी उम्मीद में जी रहा था कि वह गाड़ी उसे किसी हथियार बनाने वाले कारखाने की ओर ले जा रही है, जहां उसे एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना होगा। हम यह भी नहीं जानते थे कि अभी तक हम सिलेसिया में ही हैं या पोलैंड पहुंच गए हैं। इंजन की सीटी का स्वर ऐसी करुण व तीखी पुकार जैसा लगता था कि मानो गाड़ी यात्रियों के बोझ तले दब कर करा रही थी, जबकि यह गाड़ी अपने यात्रियों को एक विनाश की ओर ले जा रही थी। इसके बाद गाड़ी किसी बड़े स्टेशन के पास सर्टिंग करने लगी। उत्सुक सहयात्रियों में से कोई चिल्लाया, यहाँ एक संकेत दिखाई दे रहा है, आश्विज। उस एक क्षण में मानो सबके दिल धड़कन थम सी गई। आश्विज यह नाम तो सबके लिए गैस चेंबर, सौदागरी व बंदियों की सामूहिक हत्या का दूसरा नाम था। आखिरकार वह गाड़ी धीरे धीरे लगभग चकचाते हुए आगे बढ़ी, मानो अपने सहयात्रियों को जीतना हो सके आश्विज के भयानक नतीजों से बचाना चाह रही हो। दिन की हल्की उजास के साथ हमें गाड़ी में से ही एक विशाल कैंप की 4 दीवारी में लगी तारे दिखाई देने लगी। मीलों मील तक लगी कंटीली तारे, वॉच टावर, सर्च लाइट और फटे हाल कपड़ों में इंसानी आकृतियां। हम नहीं जानते थे कि वे दिन के धुंधले उजाले में धुंधलाती हुई सीधी वीरान सड़कों पर पैदल चलते हुए जाने किस ओर जा रही थी। वहां से चीखने, चिल्लाने और आदेश के अंदाज में बजती सीटियों के स्वर भी सुने जा सकते थे। हम नहीं जानते थे कि उनका क्या मतलब था, पर मेरी कल्पना शक्ति कहती थी कि बहुत से लोग फांसी के तख्ते पर झूल रहे हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब तो हमें हर जगह ऐसे ही भयंकर दृश्यों और अनुभवों का गवाह बनना था। आखिरकार हमारी गाड़ी मंजिल पर जा पहुंची। पहले पहल छाई खामोशी की बाद चारों ओर से आदेश के तीखे स्वर गूंजने लगे। असल में यह तो एक शुरुआत भर थी, क्योंकि अब तो हमें शिविर में रहते हुए लगातार उन तीखे और कठोर सुरों में मिल रहे आदेशों को दिन रात सहन करना था। वे स्वर ऐसे थे मानो कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी सांस गिन रहा हो, पर इस सुर में एक अजीब सी कठोरता थी। एक ऐसे आदमी का सुर जिसे दिन रात इस तरह चिल्लाना पड़ता हो, एक ऐसे आदमी का सुर जिसकी बार बार हत्या की गई हो।
बंदी सिरों की और अचानक रेलगाड़ी के डिब्बे अपने चिर परिचित शोर के साथ खुले और कुछ बंदियों का जत्था भीतर घुस आया। वे धारीदार वर्दी में थे, उनके सिर मुड़े हुए थे, लेकिन वे दिखने में बहुत हट्टे कट्टे थे। वे सभी यूरोपियन भाषा में बोल रहे थे, जिसमें लगभग एक निश्चित मात्रा में हाथ-खेती शामिल था, जो हमें ऐसे हालत में बहुत ही घिनौना लग रहा था। जिस तरह डूबते इंसान के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है, उसी तरह मेरे मन में छिपे आशावाद, जो अक्सर निराशाजनक हालात के बीच में भी मेरी भावनाओं को बस में रखता आया है, ने इस सोच को बढ़ावा दिया कि ये कैदी दिखने में भले चंगे लगते हैं, सही सलामत है और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे हैं। कौन जाने, शायद मुझे भी उनके जैसा ही कोई पद सौंप दिया जाए। मनोरोग चिकित्सा में एक निश्चित अवस्था होती है जिसे मौत की सजा रद्द होने का भ्रम, डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को प्राण दंड दिया जाना है, वह अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह भ्रम पाल लेता है कि शायद उसे आखिरी पल में माफी मिल जाए और उसकी मौत का हुक्म वापस ले लिया जाए। हम सब भी इसी तरह आशा की डोर को थामे रखते थे और आखिरी पल तक यही मानते रहते थे कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमारे डिब्बे में घुस आए लाल लाल गालों और गोल चेहरे वाले कैदियों के चेहरे देखकर हमें भी हौसला मिल रहा था, लेकिन भला तब हम यह कहाँ जानते थे कि वे सब बंदी एक ऐसे चुने हुए खास वर्ग से थे जो कई वर्षों से प्रतिदिन स्टेशन पर आने वाले बंदियों को इसी तरह शिविर में ले जाने का काम करता था या करते थे। वे नए आए हुए बंदियों व उनके सामान का जिम्मा भी उठा लेते थे। इस सामान में लोगों के पास रखी दुर्लभ वस्तुएं तथा तस्करी किए गए जवाहरात भी शामिल होते थे। युद्ध के आखिरी वर्षों में ऑस्ट्रिच निश्चित रूप से यूरोप के विचित्र स्थानों में से रहा होगा। वहाँ सोने, चांदी, प्लेटिनियम व हीरे आदि के अनूठे भंडार सिर्फ विशाल गोदामों में ही नहीं बल्कि यस अधिकारियों के हाथों में भी रहते थे। एक के बाद एक सदमा। रेलगाड़ी से उतरकर 1500 कैदियों को एक ऐसे छोटे से बाड़े में ठूस दिया गया जिसमें शायद मुश्किल से 200 कैदियों की जगह रही होगी। भूख और सर्दी के मारे जान निकल रही थी। वहाँ किसी को लेटना तो दूर इतनी भी जगह नहीं थी कि हर कोई फर्श पर उकड़ू होकर भी बैठ सके। पिछले 4 दिनों से हर बंदी के लिए 5 आउंस डबल रोटी का टुकड़ा ही पेट भरने का साधन था। तभी मैंने सुना कि शेड का एक बड़ा बंदी अधिकारी एक सदस्य के साथ हीरे और प्लेटिनियम जड़े टाई पिन के लिए मोल तोल कर रहा था। अधिकतर सौदेबाजी शराब के लिए ही होती थी, जिसे वे स्नैप्स कहते थे। अब मुझे यह तो याद नहीं है कि एक गे शाम मनाने के लिए भरपूर मात्रा में स्नैप्स जुटाने के लिए कितने हजार अंकों की जरूरत थी, लेकिन मैं यह जानता था कि लंबे समय से वहां रह रहे इन कैदियों का शराब के बिना गुजारा नहीं था। ऐसे हालात में उन्हें खुद को शराब के नशे में झोंके रखने के लिए कौन दोषी ठहरा सकता था। कैदियों का एक दल ऐसा भी था जिसे यस के लोग भरपूर मात्रा में शराब दिया करते थे। ये वही लोग थे जिन्हें गैस चैम्बरों व सौदा गृहों में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और जो अच्छी तरह जानते थे कि एक दिन उन्हें नए व्यक्तियों के लिए यह जगह खाली करनी होगी और फिर वे मजबूरी में अपनाई गई जल्लाद की इस भूमिका को जारी रखने की बजाय स्वयं ही इसके शिकार हो जाएंगे। हमारे काफिले में साथ आए हर कैदी के मन में अब भी यही गलतफहमी थी कि वह किसी तरह बच जाएगा और अब भी सब कुछ ठीक है। हमें एहसास तक नहीं था कि इसके बाद कैसे कैसे भयानक अनुभव हमारा इंतजार कर रहे थे। उस समय हमें यह पता नहीं था कि पर्दे के पीछे का अर्थ क्या हो सकता है। हम वहाँ घट रही सभी घटनाओं से बिल्कुल अनजान थे। हमसे कहा गया था कि अपना सामान गाड़ी में ही छोड़कर कतारें बना ले। स्त्री और पुरुषों की 2 कतारें एक बड़े यस अधिकारी के आगे से गुजर रही थी। आज मुझे वह दिन याद करके हैरानी होती है कि कैसे मैंने अपने कोट के अंदर अपना झोला छिपाने का साहस कर लिया था। मेरी कतार के पुरुष एक एक कर अधिकारी के आगे से निकल रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि अगर अधिकारी ने मेरा थैला देख लिया तो यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं
अपने पिछले अनुभव से जान चुका था कि वह कम से कम मुझे धकिया कर नीचे तो धकेल ही सकता है। मैंने सहज होने का प्रयास करते हुए अपनी कमर सीधी की ताकि उसे मेरी पीठ का भार दिखाई न दे। अब मैं उसके ठीक सामने था। वह एक लंबा और दुबला पतला आदमी था जो अपनी बेदाग वर्दी में बड़ा चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा था। एक लंबी यात्रा के बाद गंदे और फटे हाल कपड़ों में खड़े हम बंदियों की तुलना में उसकी छवि बहुत अलग दिख रही थी। उसने अपने बाएं हाथ की दाईं कलाई को आराम से सहारा देते हुए चेहरे पर एक बेपरवाही का भाव ओढ़ा हुआ था। उसका दायां हाथ उठा हुआ था और वह अपने हाथ की एक उंगली से बंदियों को दाईं या बाईं ओर जाने का संकेत देता जा रहा था। हम में से किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाज नहीं था कि उस आदमी की उंगलियों के संकेत के पीछे कौन सा भयानक अर्थ छिपा हो सकता है जो केवल दाएं या बाएं जाने का ही संकेत दे रही थी। उसके अधिकतर संकेत बाएं की ओर ही जाने के लिए थे। अब मेरी बारी थी। तभी कोई मेरे कान में धीरे से बोला कि दाईं ओर भेजने का अर्थ है बंदी को काम के लिए चुना जाना, जबकि बाईं ओर उन रोगियों और बंदियों को भेजा जा रहा है जो काम नहीं कर सकते थे। ऐसे सभी बंदियों को एक विशेष शिविर में भेजा जाता था। मैं इंतजार कर रहा था कि सभी घटनाएं क्रमानुसार सामने आएंगी। उनमें से बहुत सी घटनाएं तो पहले ही घट चुकी थी। मैं अपने थैले के भार से बाईं ओर जरा झुका हुआ था, लेकिन स्वयं को सीधा रखने की भरपूर कोशिश भी कर रहा था। यह सच कि अधिकारी ने मुझे हिचकिचाहट से देखने के बाद अपने दोनों हाथों मेरे कंधों पर रख दिए। मैंने भी होशियारी दिखने की भरपूर कोशिश की। उसने मेरे कंधे पकड़कर तब तक घुमाया जब तक मेरा चेहरा दाईं ओर नहीं मुड़ गया। फिर उसने मुझे उसी दिशा में भेज दिया। शिविर में हमारा पहला दिन। हमें उसी दिन शाम को उस उंगली के खेल के मायने समझ में आ गए। यह हमारे जीवन या मृत्यु के लिए लिया गया पहला फैसला या पहला चुनाव था। हमारे काफिले के अधिकतर व्यक्तियों यानी लगभग 90% साथियों के लिए यह मौत का फरमान था। अगले कुछ ही घंटों में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। जो लोग बाईं ओर भेजे गए थे उन्हें स्टेशन से सीधा कदम ताल करते हुए सौदागरी की ओर भेज दिया गया और फिर वे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दी गई। वहाँ काम कर चुके एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उस इमारत के दरवाजे पर कई यूरोपियन भाषाओं में स्नान घर लिखा था। अंदर जाते ही हर कैदी को एक साबुन का टुकड़ा दिया जाता था और फिर, लेकिन शुक्र है कि मुझे वे सब घटनाएं दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आतंक के बारे में पहले से बहुत से दस्तावेज मौजूद हैं और लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हम में से जो लोग बच गए थे यानी काफिले के साथ आए केवल कुछ प्रतिशत बंदी, उन्हें शाम को यह सब पता चला। मैंने वहाँ पहले से रह रहे बंदियों से पूछा कि अन्य बंदियों और मेरे दोस्तों को वहाँ कहाँ भेजा गया था, क्या उसे बाईं ओर भेजा गया था? उसने पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। तब तुम उसे वहाँ मिल सकते हो। उसने एक और इशारा किया। कहाँ? मैंने पूछा। उसने कुछ गज की दूरी पर दिख रही चिमनी की ओर इशारा किया जिससे निकलती आग की लपट हॉलैंड के आसमान पर जाते हुए आगे जाकर एक बादल की में ओझल हो रही थी। वहाँ देखो, तुम्हारा दोस्त स्वर्ग की दिशा में जा रहा है, जवाब आया। लेकिन मैं यह बात तब तक नहीं समझ सका जब तक मुझे दो टुक शब्दों में सारी हकीकत नहीं समझाएगी। मैं बातों को सिलसिलेवार ही बता रहा हूँ। अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो स्टेशन से धुंधल से भरी उस सुबह से लेकर शिविर में हमारी पहली रात तक हमारे लिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। हमें हथियारबंद यस पहरेदारों के साथ स्टेशन से दौड़ाया गया। हम शिविर की ओर जाते हुए उन कटीली तारों के पास से गुजरे जिनमें बिजली का करंट था। इसके बाद हमें अपने शरीर को साफ सुथरा करने की कसरत से गुजरना था। जो लोग बच गए थे उनके लिए सचमुच का स्नान था। एक बार फिर से हमें यह झूठी तसल्ली होने लगी कि हमारे साथ कुछ बेहतर होने जा रहा था। यस अधिकारी दिखने में अच्छे लग रहे थे। जल्दी ही हमें उनकी सज्जनता का परिचय भी मिल गया। वे हमारे साथ सिर्फ तभी तक भले बने रहे जब तक उन्होंने हमें फुसलाकर हमारे हाथों पर बधी घड़ी या नहीं हथियार ली। वैसे भी हमें अपनी सारी संपत्ति तो उन्हें देनी ही थी। हमारा सारा सामान अब उनका था।
अगर हम अपनी घड़ी उनमें से किसी एक को देते तो हमारे लिए फायदेमंद था। शायद वह किसी दिन हमारी भलाई का बदला चुका देते। हमें एक बरामदे नुमा स्थान पर इंतजार करने को कहा गया, जो कीटाणुनाशक कक्ष के बाहर बना था। फिर यस के आदमी आए और उन्होंने जमीन पर कुछ कंबल बिछा दिए। वे चाहते थे कि हम अपना सारा सामान, हमारी घड़ियां और जेवरात आज उन कंबलों पर फेंक दें। अब भी कुछ सीधे और मासूम बंदी ऐसे थे जिन्होंने यस अधिकारियों से यह पूछकर सबको चकित कर दिया कि क्या वे अपनी शादी की अंगूठियां, कोई मेडल या गुड लक पीस अपने साथ रख सकते हैं। उन्हें अब भी यह बात समझ में नहीं आई थी कि उनके पास कुछ नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पुराने बंदियों में से एक को अपने भरोसे में लेना चाहा। मैं झट से उसकी ओर खिसका और अपने कोट की अंदर वाले जेब में पड़े कागजों के पुलंदे को दिखाते हुए धीमे से बोला, देखो, मेरे पास एक वैज्ञानिक पुस्तक की पांडुलिपि है। मैं इसे बचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे कि मुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी जान बच गई। मैं इससे ज़्यादा अपनी किस्मत से और क्या उम्मीद रख सकता हूँ, पर मैं खुद को रोक नहीं सका। इसलिए तुमसे विनती करता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर इस पांडुलिपि को बचाने में मेरी मदद करो। यह मेरी सारी जीवन की जमा पूंजी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा लगा कि शायद उसे बात समझ में आने लगी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी। ऐसा लगा कि उसे मुझ पर तरस आ रहा हो, लेकिन फिर उसकी मुस्कान अचानक विस्मय भाव में बदल गई, मानो वह मेरा अपमान कर रहा हो। और तब उसने अपने मुंह से वह शब्द निकाला, सिट। यह शब्द हम सियूरवासियों के जीवन में सदा अपनी मौजूदगी बनाए रखता था। वह अपने हाव भावों से भी मेरा काफी उपहास कर चुका था। उसी समय मेरा आमना सामना क्रूर सत्य से हुआ और मैंने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पहले चरण की आखिरी बिंदु को पहचाना। मैं अपने पिछले जीवन के एक झटके में ही बाहर आ गया था, यानी अब मुझे पूरी तरह से केवल आज में ही जीना था। अब मेरे पास अपने लिए कुछ भी बचा कर रखने की कोई अधिकार नहीं था। अचानक मेरे साथ बैठे उन सभी लोगों में एक थरथराहट सी दौड़ गई, जो पीले, मुरझाए और थके हुए चेहरों के साथ असहाय भाव से बातचीत में मग्न थे। हमें फिर से कड़े स्वर में दिए जा रहे आदेश सुनाई देने लगे और मुक्कों और खूंसों के साथ स्नान घर की ओर रवाना किया गया। जब हम भीतर गए तो एक यस अधिकारी हम सबके इंतजार में पहले से वहां मौजूद था। वह बोला, मैं तुम सबको 2 मिनट का समय देता हूं और यह समय मेरी घड़ी के हिसाब से होगा। इन 2 मिनट के भीतर तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। तुम्हारी देह पर जो भी है उसे उतार कर अपने पास ही जमीन पर रख दो। तुम्हारे पास अपने जूते, गेलीज और टांगों के बीच बधी गद्देदार पट्टी के सिवाय कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं गिनती करना शुरू करता हूँ। अब लोगों ने बेहिचक अपने कपड़े फाड़ने आरंभ कर दिए। समय कम हो रहा था। वे मारे घबराहट के और भी बदहाल हो रहे थे। घबराहट अपने अंतर्वस्त्र, बेल्ट और जूतों के तस्मे से उलझ रहे थे। फिर हमने पहले कोड़े की फटकार सुनी। नंगी देहों पर चमड़े के कोड़े मारे जा रहे थे। इसके बाद हम सबको झुंड बनाकर एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां हमारी हजामत हुई। सिर समेत हमारे शरीर के किसी भी अंग पर बाल का एक कतरा तक नहीं छोड़ा गया। इसके बाद हमें स्नान करने के लिए कतारों में भेज दिया गया। हम एक दूसरे को पहचान तक नहीं पा रहे थे, पर हमें यह देखकर बहुत सुकून मिला कि नलों से असल में पानी ही टपक रहा था। जब हम अपने स्नान की बारी आने के इंतजार में थे तो अपनी देह के नंगेपन ने हमें एहसास दिलाया कि हमारे पास अब अपने नंगे शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि अब उस पर बाल तक नहीं बचे थे। सच कहूँ तो हम सभी अपने इस नग्न अस्तित्व के बस में थे। ऐसा लगा जैसे अपने पिछले जीवन से हमारा कोई नाता ही न रह गया हो। मेरे पास चश्मा और बेल्ट बची थी। बाद में डबल रोटी के एक टुकड़े के लिए मैंने वह बेल्ट भी किसी दूसरे को दे दी थी। शरीर के निचले हिस्से में पहनी जाने वाली गद्दीदार पट्टियों के मालिकों के लिए थोड़ा बहुत रोमांच अभी बाकी था। शाम को हमारी झोपड़ी में हमारे वरिष्ठ बंदी अधिकारी ने अपना भाषण देते हुए छत पर
लटक रही बल्लियों की ओर इशारा किया और कहा कि अगर किसी गद्दीदार पट्टी के मालिक ने अपनी पट्टी में पैसे या कीमती पत्थर वगैरह सिलकर छिपाने की कोशिश की तो वह उसे उसी बल्टी में लटका कर मार देगा। उसने गर्व से बताया कि शिविर का वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते वह ऐसा करने का पूरा हक रखता है। जहाँ तक हमारे जूतों का सवाल था, यहाँ भी मामला इतना आसान नहीं था। हालांकि हमें उन्हें रखने की इजाज़त थी, परंतु जिनके पास अच्छे जूते थे उन्हें उनसे छीनकर बदले में ऐसे जूते दे दिए गए थे जो उनके पैरों में फिट नहीं आते थे। असली मुश्किल तो उन कैदियों के लिए थी जिन्होंने अपने वरिष्ठ कैदी साथियों की सलाह मानकर अपने बड़े व लंबे जूते काट दिए थे और उनके काटने के निशान छिपाने के लिए उन पर साबुन मल दिया था जो हमें नहाते समय दिया गया था। यस के लोग तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे। सभी गुनाहगारों को एक साथ वाले छोटे कमरे में ले जाया गया। कुछ ही देर बाद हमने दोबारा कोड़े बरसने और उन लोगों को के कराहने की आवाज़ सुनी और इस बार ये मारपीट पहले से अधिक समय तक जारी रही। इस तरह हमारे सारे भ्रम धीरे धीरे एक एक करके टूट रहे थे और फिर अचानक हम में से अधिकतर कैदी एक भयंकर किस्म के हास्यबोध में मग्न हो उठे। हम जानते थे कि अब हमारे पास हास्यास्पद रूप से नग्न जीवन के सिवाय खोने के लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं था। जब नलों से पानी आने लगा तो हमने अपने को और एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक करने की पूरी कोशिश की। जो भी हो भाई, उन नलों से तो हम शुद्ध पानी ही मिल रहा था। उस विचित्र प्रकार के हास्यबोध के अलावा हम एक और भावना को महसूस कर सकते थे, कौतूहल या जिज्ञासा। मैं पहले भी इस प्रकार की जिज्ञासा का सामना कर चुका था। यह अटपटे हालतों के लिए एक बुनियादी प्रतिक्रिया होती है। एक बार पर्वतारोहण के अनुभव के दौरान मेरी जान पर बन आई थी और दुर्घटना से उस कठिन क्षण में मेरे मन में केवल यही जानने का कौतूहल बचा था कि इस घटना के बाद मैं जीवित बचूंगा या फिर मुझे अपनी फूटी खोपड़ी के अलावा शरीर के और कौन कौन से अंगों के टूटने फूटने की पीड़ा सहनी होगी। यही सर्द कर देने वाला कौतूहल ऑस्ट्रिच कैंप में भी साथ बना रहा। इसके कारण आसपास के माहौल के असर से अपने मन को किसी तरह दूर रखना संभव हो गया। उस समय यह सोच एक सुरक्षा साधन के रूप में कारगर सिद्ध हो रही थी। हम यह जानने के उत्सुक थे कि इसके बाद क्या होगा और उसके क्या नतीजे सामने आएंगे। मिसाल के लिए कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में हमारी खुली हवा में खड़े होना और स्नान के बाद लंबे समय तक कपड़ों के बिना रहना। अगले कुछ ही दिनों में हमारा यह कौतूहल हैरानी में बदल गया। हैरानी की बात यह थी कि इतना सब होने पर भी हमें सर्दी नहीं लगी थी। नए कैदियों के लिए ऐसे ही बहुत से हैरत अंगेज अनुभव इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के बीच जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े थे उन्होंने इन्हें सबसे पहले जाना। किताबें हमेशा झूठ बोलती हैं। शिविर में आने से पहले मुझे यकीन हुआ करता था कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम कर ही नहीं सकते, जैसे हम इसके या उसके बिना नहीं सो सकते थे, हम इसके या उसके बिना नहीं जी सकते थे। जबकि हम ऑस्ट्रिच में पहली रात ऐसे बिस्तरों में सोए थे जो एक के ऊपर एक कतार में लगे हुए थे। करीबन 6.5 से 8 फीट के प्रत्येक तख्ते पर 9 बंदी सो रहे थे। उन 9 बंदियों के बीच में केवल 2 कंबलों को ही सर्दी से बचाने का काम करना था। हम ऐसा करने में सफल रहे, लेकिन हम सबको एक ही करवट लेकर एक दूसरे से बेतरह सटकर भीड़ के बीच सोना पड़ा। हमने गहरी नींद ली। बेशक कुछ बातों से अनजाने में लाभ भी मिल जाता है। हड्डियां को जमा देने वाली सर्दी के बीच इस व्यवस्था ने थोड़ी राहत दी। हालांकि अपने बिस्तर पर जूते पहनकर सोने की मनाही थी, पर कुछ लोगों ने उन्हें तकिए की तरह सिरों के नीचे दबा लिया था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जूते कीचड़ से सने हुए थे। बाकी कैदियों को अपना सिर अपनी बाजू पर ही टिकाना पड़ रहा था, जो एक ही स्थान पर रखे जाने की वजह से अकड़ रही थी। फिर भी हमें नींद आई और कुछ घंटों के लिए मानो हर प्रकार के कष्ट और जुल्म से छूट मिल गई। मैं ऐसे ही कुछ और आश्चर्यों के बारे में बताना चाहूँगा जो उस दौरान हमने अपने सहन शक्ति की सीमा के बारे में जाना। हम अपने दांत साफ नहीं कर सकते थे।
इस मजबूरी और विटामिन की भयंकर कमी के बावजूद हमारे मसूड़े पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत थे। हमें करीबन 6 माह तक एक ही कमीज को तब तक पहनना होता था जब तक वह दिखने में कमीज लगनी बंद नहीं हो जाती थी। हम कई दिनों तक अपने शरीर को साफ नहीं कर पाते थे क्योंकि नलों में पानी जम जाता था और फिर हमारे गंदे हाथों पर पड़े छालों और फफोलों में मवाद नहीं भरता था। यदि उनमें बर्फ के कारण शीत दंश न हुए हों। हम में से कई लोगों को पहले कच्ची नींद की शिकायत थी। ये लोग हल्की सी आहट सुनकर भी नींद से उठकर बैठ जाया करते थे, लेकिन अब यही लोग शोर शराबे के बावजूद अपने उस साथी के भार तले दबे गहरी नींद लेते पाए जाते हैं जो उनके कान से कुछ ही इंच की दूरी पर लंबे लंबे खर्राटे भर रहा होता था। दोस्तोवस्की का एक कथन है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक मनुष्य के रूप में हम किसी भी चीज के आदी हो सकते हैं। अगर हमसे कोई इस कथन की सच्चाई के बारे में पूछता तो हमारा जवाब होता जी हाँ, मनुष्य किसी भी वस्तु का आदी हो सकता है, पर मेहरबानी करके हमसे यह न पूछे कि ऐसा कैसे होता है। अभी हमारी मनोवैज्ञानिक खोजबीन हमें इतनी दूर तक नहीं ले गई थी और न ही हम बंदियों के रूप में उस मोड़ तक पहुंचे थे जहां ऐसे सवालों के जवाब देना संभव है। हम अब भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पहले चरण में थे। भले ही कुछ देर के लिए सही, पर हम में से हर कैदी के मन में कभी न कभी आत्महत्या का विचार अवश्य आया। ये हमारी असहाय अवस्था हर रोज हर वक्त लगातार मंडराते मौत के खतरे और दूसरे बंदियों की मौत को बहुत पास से देखने के अनुभव की उपज थी। अपने निजी संकल्प के अनुसार, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, मैंने शिविर के पहले ही दिन स्वयं से वादा किया था कि मैं कभी भी उन करंट वाले तारों को गले से नहीं लगाऊंगा जो हमारे शिविरों के आसपास लगाए जाते थे। प्राय शिविर में आत्महत्या करने के लिए इसी लोकप्रिय तरकीब का नाम लिया जाता था। आत्महत्या करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जाकर करंट वाले कटीले तारों को छू लेता और मेरे लिए यह फैसला कर पाना बहुत मुश्किल भी नहीं रहा। वैसे भी शिविर में रहे लोगों के औसतन जीवन काल को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या करने का कोई तुक भी नहीं बनता था, क्योंकि हमारे लंबे समय तक बचने की संभावना बहुत कम थी। केवल कुछ ही लोग इसके अपवाद के रूप में गिने जा सकते थे जो हर प्रकार के चुनाव की प्रक्रिया से बेदाग निकल जाते थे। ऑस्ट्रिच के नए कैदी अपने सदमे की पहली अवस्था के दौरान मौत से भयभीत नहीं हुए, यहाँ तक कि पहले कुछ दिन के बाद कैदियों के लिए गैस चेंबर का भय भी जाता रहा। जो भी हो, कम से कम गैस चेंबर होने के कारण आत्महत्या की नौबत नहीं आती थी। गैस चेंबर ही दुर्बल कैदियों के लिए मृत्यु का दूसरा नाम बन जाते थे। शिविर में बने रहने के उपाय। मैंने बाद में जिन मित्रों से भेंट की, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उन बंदियों में से नहीं था जिनके लिए शिविर में भर्ती होने का अनुभव बहुत ही निराशाजनक रहा। जब ऑस्ट्रिच में पहली रात बीतने के बाद सुबह हुई तो उस घटना के दौरान मैं सहज भाव से मुस्कुराने के अलावा कुछ न कर सका। हमें अपने ब्लॉक से बाहर न आने के कड़े निर्देश दिए गए थे, लेकिन हमारा एक साथी किसी तरह घुसपैठ करके हमारे ब्लॉक तक आ ही गया। वो हमसे कुछ सप्ताह पहले वाले काफिले में ऑस्ट्रिच पहुंचा था। वो हमारे मन को दिलासा और तसल्ली देने के साथ साथ कुछ और बातें भी बताना चाहता था। वो पहले इतना दुबला हो गया था कि पहले तो हम उसे पहचान ही नहीं सके। उसने अपने हाथ से वो और मुझे परवाह नहीं वाले रवैये के साथ हमें झटपट कुछ टिप्स दिए, जैसे भयभीत मत होना, चुनाव के समय हिम्मत बनाए रखना, डॉक्टर यस चिकित्सा अधिकारी डॉक्टरों के लिए थोड़ा लिहाज कर लेता है। मेरा यह साथी गलत कह रहा था। झोपड़ियों के ब्लॉक के एक डॉक्टर कैदी की आयु लगभग 60 साल थी। उसने मुझे बताया था कि उसने डॉक्टर यम से विनती की थी कि वह उसके बेटे को बचा ले, जिसके भाग्य में गैस चेंबर ही लिखा था, पर डॉक्टर यम ने बड़ी ही बेरहमी से इनकार कर दिया था। और एक बात जो मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, उसने अपनी बात जारी रखी, हजामत करना मत भूलो। अगर मुमकिन हो
सके तो रोज करो, भले ही तुम्हें इसके लिए कांच के टुकड़े का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, भले ही इसके बदले में अपना डबल रोटी का टुकड़ा ही क्यों न देना पड़े। इस तरह तुम जवान दिखोगे और गालों पर लाली भी बनी रहेगी। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ एक ही उपाय है, तुम्हें देखकर लगना चाहिए कि तुम काम करने के लिए पूरी तरह से फिट हो। मान लो कि तुम्हारे पाँव पर कोई छाला हो गया है और तुम इसकी वजह से लड़खड़ा कर चल रहे हो, और अगर यस का कोई अधिकारी या सिपाही तुम्हें देख लेता है तो वह इशारा करके तुम्हें कतार से अलग कर देगा और अगले ही दिन तुम खुद को गैस चेंबर में पाओगे। तुम जानते हो, हमारे यहाँ कमजोर, दैनिक, मरियल रोगी और शारीरिक कार्य न कर पाने वाले व्यक्ति को मुस्लिम कहकर पुकारा जाता है। देर सवेरे उन सभी व्यक्तियों को गैस चेंबर का निशाना बनना ही होता है, जो इन लोगों के किसी काम के नहीं होते। इसलिए याद रखो, हजामत करो, तन कर खड़े रहो और पूरी चुस्ती के साथ काम करो, फिर तुम्हें किसी गैस चेंबर के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हें यहाँ आए 24 घंटे से भी कम समय हुआ हो, लेकिन किसी को भी गैस के नाम से डरने की जरूरत नहीं। और फिर वह मेरी ओर संकेत करके बोला, हाँ, तुम इनका अपवाद कहे जा सकते और आशा करता हूँ कि तुम मेरी इस बेबाकी को माफ कर दोगे। फिर उसने दूसरों के आगे अपनी बात दोहराई, तुम सब लोगों में से केवल यही एक बंदी ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे अगली बार गैस चेंबर के लिए चुने जाने का भय होना चाहिए, इसलिए तुम लोग निश्चिंत रहो। उसकी ये बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि उस दिन अगर मेरे स्थान पर कोई भी होता तो वह भी इसी तरह मुस्कुराता। एक बार लैसिंग ने ठीक ही कहा था, कुछ न कुछ ऐसा तो जरूर होना चाहिए जिनके कारण तुम अपना विवेक खो बैठो, वरना तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ और नहीं है। एक असामान्य परिस्थिति के लिए एक असामान्य प्रक्रिया को ही सामान्य बर्ताव में माना जाएगा। हम मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि किसी भी असामान्य हालत के इंसान की प्रक्रिया भी असामान्य होती है। बंदी शिविर में दाखिला होने पर किसी व्यक्ति की प्रक्रिया उसकी मन की असामान्य अवस्था को ही दिखाती है। अगर तटस्थ भाव से देखा जाए तो यह सामान्य बात ही है। यह बात समझ में आएगा कि उन हालात पर यह बस एक तयशुदा प्रक्रिया थी। जैसा कि मैंने बताया, कुछ ही दिनों में इन प्रक्रियाओं में बदलाव आने लगा। बंदी पहले से दूसरे चरण में आ गए। इस चरण तक आते आते कैदी भावात्मक रूप से मर चुके थे। बंदियों की मानसिक अवस्था में बदलाव पहले बताई गई प्रक्रियाओं के अलावा नए बंदी दूसरे बंदियों के उन गहरे तकलीफ दे भावों की पीड़ा को भी महसूस करते थे जिसे वे सबके सामने दिखाना नहीं चाहते थे। कैदी की अपने घर और परिवार के लिए गहरी तड़प सबसे पहले सामने आती थी। कई बार यह इतनी तीव्र और गहरी हो उठती थी कि उसे ऐसा लगता था जैसे वह तड़प ही उसे निगल जाएगी। इसके बाद उसके मन में घृणा का भाव जागता। उसे उस सारी बदसूरती से घृणा होने लगती जो उसके आसपास फैली थी, भले ही वह सिर्फ अपने बाहरी रूपों में ही क्यों न हो। अधिकतर बंदियों को फटे हाल चिथड़ों से बनी वर्दी पहनने को मिलती थी, जिसकी तुलना में शायद खेतों में कौओं को भगाने के लिए लगाए गए काग फगोड़े भी सुंदर दिखते होंगे। शिविर की झोपड़ियों के बीच बीच कीचड़ फैला रहता था। कोई उसे जितना भी साफ करने की कोशिश करता, उसे उतना ही अधिक उससे संपर्क में आना पड़ता। नए कैदियों को बड़े ही चाव से उन दलों के बारे में विस्तार से बताया जाता जिन्हें शौचालय साफ करने और मल ढोने का काम करना होता था। हमेशा की तरह ढलान युक्त खेतों की ओर मल ढोते समय कुछ गंदगी छलक कर ढोने वाले के चेहरे पर आती थी। अगर वह घृणा जाहिर करता या अपना मुंह साफ करने की कोशिश करता तो कापो यानी सिपाही का कोड़ा बरस जाता। इसलिए सारे बंदी जल्द ही सामान्य प्रतिक्रिया देना बंद कर देते थे। पहल जब कोई बंदी किसी दूसरे समूह को सजा के रूप में दी गई परेडों का दृश्य देखता तो अपना मुंह फेर लेता, तो वह सहन नहीं कर पाता था कि उसके साथी सजा के नाम पर घंटों परेड में जुटे रहे और बदले में मुक्के और घूंसे खाते रहे। कई सप्ताह गुजर गए, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुबह के समय जब पाँव भी नहीं फटी थी, अपने दरवाजों के पास खड़े बंदी अपने दल के साथ परेड के लिए तैयार थे।
तभी एक कैदी ने किसी की चीख सुनी। उसके एक साथी को ठोकर मारकर गिराया गया था, फिर झटके से उठाकर दोबारा ठोकर मारकर पटका गया था। लेकिन उसका कसूर क्या था? दरअसल उसे उस दिन बुखार था, पर उसने अपनी बीमारी की सूचना गलत समय पर दी थी। उसे इस बात के लिए सजा दी जा रही थी कि उसने अपने काम से बचने के लिए ऐसा प्रयास किया। उस समय उसके स्थान पर दूसरे बंदी को काम के लिए नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के दूसरे चरण में पहुंच चुके बंदी अब ऐसे दृश्य देखकर अपने मुंह नहीं फेरते थे। तब तक उनकी भावनाएं धुलाकर करीबन मर चुकी होती और वे ऐसे दृश्य को बड़ी उदासीनता से ताकते रहते थे। एक और उदाहरण, उस आदमी ने खुद को रोगियों के कक्ष के बाहर पाया। उसे उम्मीद थी कि उसे शिविर में ही हल्का काम करने की इजाज़त मिल जाएगी, जो कि चोट, बुखार या शरीर में सूजन के कारण कभी कभी मिल जाया करती थी। तभी वहाँ एक 12 साल के बच्चे को लाया गया। शायद उसे घंटों बर्फ में खड़े रहने की सजा दी गई होगी, या फिर जूते पहने बिना ही शिविर के बाहर घंटों काम करते हुए बीमार हो गया होगा। उसके पैरों की उंगलियों में शीतदंश हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें चुन चुन कर चिमटी से निकाला, वरना गैंग्रीन से हालत और भी खराब हो सकती थी। अब हमारे दर्शक बंदी नाराजगी, डर, खींच और तरस खाने जैसे भाव को महसूस नहीं कर पाते थे। शिविर में कुछ ही सप्ताह रहने के बाद उनके लिए कष्ट सहते लोग, मरणासन हालत वाले लोग था मृतक इतने आम हो गए थे कि अब यह सब उन्हें भावुक नहीं कर सकते थे। मैंने भी टाइफस, एक संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों की झोपड़ी में कुछ समय बिताया। इन रोगियों को बहुत तेज बुखार था और इनमें से अधिकतर वहां बेसुध पड़े रहते थे। अनेक रोगी तो मरने की कगार पर थे। एक दिन उनमें से एक की मौत हो गई। इसके बाद मैंने बिना किसी भावात्मक उथल पुथल वाला एक ऐसा दृश्य देखा जो हर मौत के बाद यूं ही प्रतिदिन दोहराया जाता था। एक एक कर सारे कैदी उस शव के पास आने लगे, जो अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था। एक ने उसका आलू का बचा हुआ भोजन लपक लिया, दूसरे ने तय किया कि लाश के लकड़ी के जूते उसके अपने जूते से बेहतर हो सकते हैं, और उसने उन्हें बदल लिया। एक तीसरे आदमी ने लाश के कोट के साथ यही किया, और एक अन्य आदमी को जो पाकर बेहद खुशी मिली, उसे जानकर तो आप भी चकित रह जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे क्या मिला होगा? उसे उस लाश की जेब में एक लंबी डोरी मिली। मैंने यह सब बड़े ही सीधे, सच्चे और विरक्त भाव से देखा। हार कर मैंने चिकित्सा सहायक से उस शव को वहां से हटाने का आग्रह किया। उसने उस शव को टांगों से पकड़ा और दो ऐसे तख्तों की पंक्तियों के बीच बने बरामदे में लुढ़काने के लिए छोड़ दिया, जहां पर 50 टाइफस रोगियों के बिस्तर बने हुए थे। वह उस शव को कच्चे उबड़ खाबड़ फर्श पर घसीटता ले गया। वे खुले स्थान की ओर ले जाने वाली 2 सीढ़ियां हमारे लिए शुरू से ही परेशानी की वजह रही थी, क्योंकि हम सब लंबे समय तक भरपेट भोजन न मिलने की वजह से बहुत दुबले और मरियल हो गए थे। शिविर में कुछ ही माह बिताने के बाद हम उन 6 इंच की ऊंचाई पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ने के लायक नहीं रह गए थे। कमजोरी के कारण हमें किसी चौपाई की तरह अपने हाथों पर भार देते हुए अपने आप को सीढ़ियों के से ऊपर घसीटना पड़ता था। शव को घसीट कर ले जाने वाले व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा। उसने बहुत जोर लगाते हुए अपने आप को हिलाया और फिर शव को घसीटना आरंभ किया। पहले पैर, फिर धड़ और अंत में एक विचित्र से घनघनाते सुर में शव का सिर उन 2 सीढ़ियों से जा टकराया। मेरी जगह झोपड़ी के ठीक दूसरी ओर एक छोटी सी खिड़की के पास थी। मैं अपने ठंडे हाथों में थामे गए सूप के कटोरे से भुक्खड़ों की तरह गरम गरम सूप गुटक रहा था। अचानक मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। अभी जिस लाश को बैरक से हटाया गया था, वह वहां पड़ी खुली आंखों से मुझे ही ताक रही थी। 2 घंटे पहले ही तो मैंने उस आदमी से बात की थी, पर यह दृश्य देखने के बाद भी मैं बेलाग होकर अपना सूप पीता रहा। अगर पेशेवर रुचि के चलते मेरे भावों की कमी ने मुझे हैरान न किया होता, तो शायद मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी याद तक नहीं होता, क्योंकि इसमें मेरी कोई भावना शामिल नहीं थी।
बंदी की उदासीनता, भावनाओं का विस्फोट तथा यह सोच रखना कि बस अब वह किसी की परवाह नहीं करता, ये सब ऐसे ही लक्षण थे जो कैदियों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के दूसरे चरण में उभरते थे और धीरे धीरे उसे दिन प्रतिदिन की मार पिटाई और अवहेलना के लिए असंवेदनशील बना देते थे। इस असंवेदनशीलता के जरिए बंदी स्वयं के इर्द गिर्द जरूरी बचावकारी खोल का निर्माण कर लेते थे। मारपीट और अपमान का जहर। बंदियों को जरा सी बातों के बहाने जमकर पीटा जाता था और कई बार तो उन बेरहम अधिकारियों को बहाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मिसाल के लिए हमारे यहाँ डबल रोटी राशन में मिलती थी, जिसके लिए हम सबको कतार में खड़े होना पड़ता था। एक बार मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति कतार की सिधाई को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा सा हटकर खड़ा हो गया और यूं कतार का टेढ़ा होना यह एक ऐसे सिपाही को पसंद नहीं है। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे क्या चल रहा है और न ही मुझे यह पता था कि यह अधिकारी के दिमाग में क्या खुरापात आ गई थी। अचानक मेरे सिर पर दो करारी चोट पड़ी। तभी मैंने पीछे मुड़कर अपने पास खड़े यस अधिकारी को देखा, जो अपने हाथ में एक छड़ी लिए खड़ा था। ऐसे पलों में शारीरिक पीड़ा इतना कष्ट नहीं देती और यह भाव सजा पाए बच्चे के साथ साथ वयस्कों पर भी लागू होता है, बल्कि इस अन्याय से पैदा होने वाली मानसिक पीड़ा इंसान को बेचैन कर देती है। ऐसी घटना से जुड़ी नाइंसाफी सहन करना मुश्किल हो जाता है और मन ही मन में गुस्सा सा सुलगने लगता है। कैसी अजीब बात है कि कई बार अचानक किया गया कोई बार जो शायद निशाने से भी चूक गया हो, उस तयशुदा हालात में ऐसी चोट दे जाता है जो शायद सही निशाना लगने पर भी महसूस न हुई होती। एक बार मैं बर्फीले तूफान के दौरान रेल की पटरी के पास खड़ा था। हमारे दल को खराब मौसम के बावजूद काम करने का हुक्म मिला था। मैं पटरी की मरम्मत के लिए रोड़ी पत्थर के टुकड़े डालते हुए कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि अपनी देह को गर्माहट देने के लिए इसके सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं था। मैं केवल एक पल के लिए अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने के लिए रुका और अपने बेलचे का सहारा लेते हुए उस पर झुक गया। बदकिस्मती से सिपाही भी उसी समय पीछे घुमा और उसे लगा कि मैं हरामखोरी कर रहा हूँ, काम से जी चुरा रहा हूँ। उसने मुझे उस दिन अपने अपमानजनक शब्दों या घूंसों से चोट नहीं पहुँचाई, बल्कि उसने तो अपनी ओर से एक शब्द तक कहने की जरूरत नहीं समझी। उसने अपने सामने खड़ी फटेहाल इंसानी आकृति के लिए एक अपशब्द तक मुंह से नहीं निकाला, जो शायद अब उसे किसी इंसानी आकृति का एहसास तक नहीं देती होगी। उसने अपनी मौज में वहीं से एक पत्थर उछालकर मेरी ओर फेंका, मानो वह किसी जानवर का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा हो, किसी पालतू जानवर को काम पर लगने का संकेत दे रहा हो, या एक ऐसे जीव से पेश आ रहा हो जिसके और आपके बीच इतना सा भी सामान्य संपर्क नहीं होता कि आप उसे कोई सजा दे सके या कड़े शब्दों में फटकार सके। मार पिटाई का सबसे पीड़ादायक भाग उससे जुड़ा अपमान ही होता था, जिसे वे बड़ी मुस्तैदी से लागू करते थे। एक बार हमें बर्फीले रास्तों से भारी और लंबे संकीर्ण ढोकर ले जाने थे। अगर एक भी आदमी का पैर फिसलता तो वह अपने साथ उन सभी बंदियों के लिए भी खतरा बन जाता, जो उनके साथ उस तीर ग्रेडर्स को उठाकर चल रहे होते थे। मेरे एक पुराने दोस्त के कुल्हे में थोड़ी दिक्कत थी। वह खुश था कि उसे अपनी विकलांगता के बावजूद काम करने का मौका मिला हुआ था, क्योंकि अपंग लोगों को तो बंदियों के चुनाव के दौरान ही मौत दे दी जाती थी। वह इतने भारी तहसीर के भार तले दबकर एक और को लगड़ाते हुए चल रहा था। तभी ऐसा लगा कि वह गिरने ही वाला है और उसके साथ ही बाकी सब गिरते। मैंने उस समय सहतीर नहीं उठा रखा था, इसलिए मैं बिना किसी सोच विचार के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। ऐसा करने के इनाम में मुझे झट से पीठ पर गहरा बार मिला, कड़े शब्दों में फटकारा गया और अपने स्थान पर वापस जाने का आदेश दिया गया। कुछ ही मिनट पहले मुझ पर अपना गुस्सा बरसाने वाले वही सिपाही हमें धिक्कारते हुए ऐसा कह चुका था कि हम ऐसे सुअर हैं जिन्हें साथियों के साथ मिलकर काम करना नहीं आता। एक बार की बात
बताता हूँ। हम सभी जंगल में थे और हमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर मिट्टी के ऊपरी परत खोदनी थी, जो बर्फ के साथ जमकर कड़ी हो चुकी थी। वहाँ पानी की पाइप डाले जाते थे। तब तक मैं शारीरिक रूप से बहुत दुबला हो गया था। हमारे साथ लाल टमाटर जैसे गालों वाले फोरमैन भी आया था। उसका चेहरा निश्चित रूप से मुझे किसी सुअर के चेहरे की याद दिलाता था। मैंने देखा कि उसने उस कड़कड़ाती सर्दी में सुंदर गर्म और ऊनी दस्ताने पहन रखे थे। वह कुछ देर तक लगातार मुझे चुपचाप देखता रहा। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी होने ही वाली थी, क्योंकि मेरे आगे मिट्टी का ढेर पड़ा था, जिसे देखकर फौरन अंदाज लगाया जा सकता था कि मैंने तब तक कितनी मिट्टी खोदी थी। और फिर वह बोला, सुअर कहीं के, मैं कब से तुझे ही देख रहा हूँ। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं। जरा देख कि तू कैसे अपने दांतों से यह मिट्टी खोदेगा। तू जानवर की मौत मरेगा। मैं 2 ही दिन में तेरा सफाया करवा दूंगा। लगता है तूने सारी जिंदगी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। तू करता क्या था? खबीस कोई काम धंधा करता था? मैं तो यह सब सुनने का आदी हो चला था, पर जान से मारने की धमकी का थोड़ा गंभीरता से लेना जरूरी लगा। इसलिए मैं सीधा खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं एक डॉक्टर था, एक विशेषज्ञ। क्या डॉक्टर शर्त लगा सकता हूँ कि तुम मरीजों से अच्छा पैसा ऐंठता होगा? मैंने अपना अधिकतर काम बिना पैसों के किया है और क्लिनिकों में गरीबों का मुफ्त इलाज भी किया है। कहने को तो मैं कह गया, पर शायद बात हद से पार हो गई थी। वह झट से मुझ पर लपका और किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए घूंसे और लाते बरसाने लगा। अब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने इस दौरान मुझे चिल्लाते हुए क्या कहा था। मैं आपको इस मामले की घटना के माध्यम से बताना चाहता था कि कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब नफरत से पैदा हुए गुस्से के कारण खुद को भावहीन समझने वाला बंदी भी भड़क सकता है। यह गुस्सा किसी नाराजगी या चोट के कारण नहीं, बल्कि इससे जुड़े अपमान की वजह से सामने आता है। उस समय अचानक मेरे सिर पर खून सवार हो गया था, क्योंकि मेरे सामने बैठा ऐसा आदमी मेरे जीवन को परख रहा था, जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। वैसे मैं आपके आगे अपने मन की बात भी रखना चाहूँगा। बाद में मैंने अपने साथ काम करने वाले बंदियों के सामने इस घटना के बारे में ऐसी बात कही, जिसे कहकर मेरे दिल को उस बच्चे की तरह तसल्ली मिली जो पीठ पीछे दोस्त की बुराई करके अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। ये आदमी कितना वाहियात और बेरहम दिखता है। अगर मेरे अस्पताल के बाहरी रोगियों को संभालने वाली नर्स इसे देख लेती तो उसे प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की इजाजत तक नहीं देती। कापों की मेहरबानी। खुशकिस्मती से मेरे दल का कापोस यानी प्रमुख अधिकारी मेरे लिए थोड़ा नरम रवैया रखने लगा था। वह कुछ हद तक मुझे पसंद भी करने लगा था, क्योंकि मैं उसकी प्रेम कहानियाँ और विवाह के विज्ञापनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में सुनता था, जो वह काम पर पैदल जाते समय मुझे अक्सर सुनाया करता था। मैंने अपनी जांच पड़ताल और मनोवैज्ञानिक सलाह से उसके चरित्र की व्याख्या करते हुए उस पर अपना प्रभाव जमा लिया था। इसके बाद वह मेरा आभारी हो गया था, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। पहले भी कई अवसरों पर वह मेरे लिए हमारी टुकड़ी की पहली 5 पंक्तियों में से एक में अपने साथ मेरे लिए स्थान आरक्षित रख चुका था। इसमें करीबन 280 लोग होते थे। उसका ऐसा करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता। हम सबको अंधेरे में ही उठाकर उन पंक्तियों का हिस्सा बनना होता था। सभी इस बात से डरते थे कहीं देर न हो जाए, वरना उन्हें पिछली कतारों में भेज दिया जाएगा। दरअसल जब भी किसी भी बेकार और फालतू के कामों के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती तो वरिष्ठ कापों सामने आता और उस काम के लिए पिछली कतारों में खड़े बंदियों को ही चुनता। इन लोगों को किसी अनजान जगह पर अनजान पहरेदारों के नेतृत्व में अटपटे कामों के लिए भेज दिया जाता था। अक्सर ये काम काफी जोखिम भरे होते थे। कभी कभी वरिष्ठ कापों पहली 5 पंक्तियों में से भी किसी एक व्यक्ति को चुन लेता, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक दिखाने की कोशिश में होता।
किसी भी तरह के विरोध को मारपीट करके तुरंत दबा दिया जाता और चुने गए लोगों को चीख चिल्लाहट व घूंसों के बीच वहां से खदेड़ कर ले जाया जाता। हालांकि जब तक हमारे कापों को अपने दलों के अपने दिल की बात सुनाने के लिए किसी साथी की जरूरत थी, तब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे लिए निश्चित रूप से उसके पास एक सम्मानजनक स्थान सलामत रहता था, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी मिलते थे। लगभग सभी शिविरवासियों की तरह मैं भी एडिमा यानी शरीर में सूजन के रोग से ग्रस्त था। मेरी टांगें इतनी सूजी हुई थी और उनके ऊपर की चमड़ी में इतना खिंचाव था कि मैं अपने घुटने तक नहीं मोड़ सकता था। मुझे अपने जूतों के फीते भी खोल कर रखने पड़ते थे ताकि मेरे सूजे हुए पैर उनके भीतर आ सके। अगर मेरे पास जुराबें होती भी तो मैं भी उन्हें पहनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह मेरे अधखुले नंगे पैर हमेशा गीले रहते थे और मेरे जूतों में बर्फ भरी रहती थी। पैरों में शीतदंश और बीमारियों के मारे हालत पस्त थी। एक एक कदम जमीन पर रखना यूं लगता था मानो कोई भारी जुर्म किया जा रहा हो। जब हम बर्फ से भरे खेतों से होकर निकलते तो हमारे जूतों पर बर्फ जमा हो जाती। लोग चलते समय बार बार फिसलते और उनके पीछे चलने वाले भी उन पर धड़ाधड़ गिरते चले जाते। तभी कोई सिपाही आगे आता और उन आदमियों पर बंदूक के कुंदे बरसाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता ताकि रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। आप कारवां के जितने अलग हिस्से में होते आपके लिए सजा उतनी ही कम होती कि किसी के गिरने से आपको भी गिरना पड़ेगा और फिर कोड़ों की मार सहते हुए अपने दुखते पैरों से भाग भाग कर आगे निकल गए लोगों से कदम ताल करना हो। चिकित्सक के रूप में आदरणीय कापों की नियुक्ति पाकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस तरह मैं पहली पंक्ति में सामान्य चाल रखते हुए चल सकता था। जब लंच के दौरान हमें कार्यस्थल पर सूप परोसा जाता तो मेरी बारी आने पर वह मेरी सेवाओं के अतिरिक्त भुगतान के तौर पर सूप के चमचे को बर्तन में गहराई तक ले जाकर सूप परोसता ताकि मेरे कटोरे में थोड़े गाढ़े सूप के साथ कुछ मटर के दाने भी आ सके। इस तरह मैं केवल पानी वाला सूप पीने से बच जाता। यहाँ कापो एक भूतपूर्व सैन्य अधिकारी था। मैंने जिस फोरमैन से झगड़ा किया था उससे तो कापो ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं एक अच्छा और हुनरमंद मजदूर था। हालांकि इससे उस मामले में कोई मदद नहीं मिली, पर वह इसके बावजूद मेरी जान बचाने में सफल रहा। उस फोरमैन के साथ हुई झड़प के अगले ही दिन वह मुझे दूसरे कार्यकारी दल में काम करने के लिए खींच ले गया। ऐसे कई अवसर आए जब मेरी जान पर बन आई, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे बचा लिया। हम जहाँ निर्माण का काम करते थे वहाँ के फोरमैन हमारे लिए खेत प्रकट करते और हमारी असुविधा को दूर करने व हालात को सहज करने की पूरी कोशिश करते, लेकिन फिर भी वे हमें यह याद दिलाने से नहीं चूकते कि हम जितना काम करते हैं उससे भी कम समय में एक आम मजदूर उससे कई गुना ज़्यादा काम कर सकता था। लेकिन उनसे कहा जाता कि एक आम मजदूर 10.5 औंस डबल रोटी, जो कि असल में इतनी भी नहीं मिलती थी, तथा 1/3 पिंट पतले सूप पर प्रतिदिन नहीं जीता था। एक आदमी मजदूर को उन मानसिक दबाव में नहीं जीना पड़ता था जिसमें उन दिनों हम जी रहे थे। एक आम मजदूर की हमेशा हर वक्त आसपास नाच रही मौत की चेतावनी नहीं मिलती थी। उसे उसके परिवार की जानकारी से अनजान नहीं रखा जाता था, जो दूसरे शिविरों में भेज दिए गए थे या शायद गैस चैम्बर के हवाले कर दिए गए थे, तो शायद वे हमारे पक्ष को भी समझ जाते। एक दिन तो मैंने एक दयालु फोरमैन से कह भी दिया था, जितने कम समय में मैंने तुमसे सड़क बनाने का काम सीखा है, अगर उतने ही कम समय में तुम मुझसे दिमाग का ऑपरेशन करना सीख सकते तो मैं पक्का तुम्हारा शागिर्द बन जाता। और वह दांत निकाल कर खी करके हंसने लगा। जान की सलामती। उदासीनता दूसरे चरण का प्रमुख लक्षण थी। यह आत्मरक्षा के लिए एक जरूरी तंत्र था। धुतलाती हुई हकीकत और सारे प्रयास व भाव एक ही कार्य पर केंद्रित, अपनी व अपने मित्र की जान की सलामती। जब भी बंदी शाम को
काम से वापस लौटते तो अक्सर उन्हें चैन की एक सांस के साथ यह कहते सुना जा सकता था, चलो एक और दिन बीत गया। ये बंदी गहरे दबाव और लगातार जीवित बने रहने के लिए की जा रही जी तोड़ कोशिश के बीच जी रहे थे। इसके कारण उनका अंदरूनी जीवन मजबूरन साधारण स्तर तक आ गया था। कैंप में ही मेरे अनेक साथी ऐसे थे जो मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण ले चुके थे और वे शिवराशियों के बीच अक्सर वापसी की बात करते थे। मानसिक जीवन के और अधिक असभ्य रूप की ओर वापसी। इनकी इच्छाएं और कामनाएं उनके सपनों में साफ रूप से देखी जा सकती थी। बंदी जीवन और भरपेट भोजन की कमी। ये बंदी सबसे ज्यादा किन बातों के सपने देखते थे? इन्हें डबल रोटी, केक और गर्म पानी वाले सुखद स्नान के सपने आते। वास्तविक जीवन में इन छोटी छोटी इच्छाओं के पूरा न होने पर वे इन्हें अपने सपनों के जरिए पूरा करते। क्या इन सपनों ने और किसी भी तरह से उनकी मदद की? सपने देखने वाला जब उठता तो उसके सामने शिविर की नंगी सच्चाई मुहबाए खड़ी दिखती और उसे अपने सपने के भ्रम और शिविर की सच्चाई के बीच एक भयंकर फासला दिखाई देता। मैं उस रात को कभी नहीं भुला सकूंगा जब मैं एक बंदी साथी की कराहे सुन उठ बैठा था। वह नींद में कोई बुरा सपना देखते हुए बुरी तरह से छटपटा रहा था। मेरे मन में हमेशा से ही ऐसे लोगों के लिए गहरी दया का अभाव रहा है जो रात को डरावने सपनों से भयभीत रहते हैं। इसलिए मैं उस बेचारे को नींद से जगा देना चाहता था। अचानक ही मैंने उसे जगाने के लिए बढ़ाए गए हाथ को वापस पीछे खींच लिया। मैं यह सोचकर ही डर गया कि मैं क्या करने जा रहा था। मैं उस एक क्षण में अचानक इस तथ्य के प्रति सजग हो गया कि सपना भले ही कितना भी भयानक क्यों न हो, वो हमारे शिविर की भयानक सच्चाई से तो बुरा नहीं हो सकता था। यदि मैं उसे जगा देता तो वह फिर से इस भयानक माहौल में वापस आ जाता। बंदियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था और भोजन पाने की उनकी गुजरती इच्छा ही उस समय उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। उनका सारा मानसिक जीवन इस जरूरत के आसपास टिका था। आइए हम उन बंदियों के व्यवहार पर गौर करते हैं जिनके आसपास काम के समय निगरानी करने के लिए कोई नहीं होता था। उनमें से अधिकतर बंदी मौका पाते ही भोजन के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते। गड्ढे में काम करती हुई एक बंदी अपने साथ ही काम कर रहे बंदी से पूछता कि उसका मनपसंद व्यंजन कौन सा है। इसके बाद वे आपस में व्यंजन तैयार करने की विधियां साझा करते और उस दिन के लिए व्यंजनों की सूची तैयार करते जब वे आज़ाद होंगे और अपने परिवारों के बीच। हालांकि दूर दूर तक ऐसा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वे लगातार बोलते चले जाते, सभी चीज़ों का पूरे विस्तार से वर्णन करते। उनकी यह बातचीत तब तक जारी रहती जब तक कि कोई उन्हें किसी गुप्त संकेत से यह नहीं जता दिया जाता कि संतरी आने वाला है। प्रायः उनके ये संकेत एक विशेष पासवर्ड या नंबर के रूप में होते थे। मैं भोजन को लेकर होने वाले इन बहसों और बातचीत को शुरू से ही खतरनाक मानता आया था। जब आप अपनी जीवन शैली को बहुत कम राशन और बहुत कम कैलोरी के अनुकूल बना रहे हों तो ऐसे में स्वादिष्ट व्यंजनों के विस्तृत वर्णन के साथ अपनी इच्छा को भड़काना उचित है क्या? भले ही इसमें कुछ पल के लिए मन को दिलासा मिलता हो, पर यह एक भुलावा था जो मनोवैज्ञानिक रूप से पक्के तौर पर खतरे से भरा था। हमारे बंदी जीवन की बाद वाली अवधि में दिन में एक बार दिए जाने वाले पानी वाले सूप के साथ डबल रोटी का राशन शामिल था। इसके अलावा हमें तथाकथित रूप से अतिरिक्त अलाउंस भी दिया जाने लगा, जिसमें 3/4 औंस मार्जरीन, खराब गुणवत्ता का एक टुकड़ा सॉसेज, चीज का एक नन्हा टुकड़ा या जरा सा सिंथेटिक शहद और एक चम्मच पतला जैम बारी बारी से दिया जाता है। कैलोरी के अनुसार यह भोजन कतई पूरा नहीं पड़ता था। खास तौर पर हमारे भारी शारीरिक श्रम तथा कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए मिलने वाले आधे अधूरे कपड़े को देखते हुए तो यह भोजन बहुत ही कम था। जो रोगी खास देख रेख के लिए रखे जाते और जिन्हें काम पर जाने के बजाय झोपड़ी में ही आराम करने की इजाज़त मिलती, उनकी हालत और भी बदतर थी। जब हमारी चमड़ी के नीचे वसा चर्बी की आखिरी परत तक
खत्म हो गई तो हम ऐसे कंकालों की तरह दिखने लगे जिन्हें चमड़ी और फटे चित्रों से ढांप दिया गया हो। हम देख सकते थे कि हमारे ही शरीर हमें निगलने लगे थे। शारीरिक गठन ने अपने ही प्रोटीन को पचाने आरंभ कर दिया था और मांसपेशियां गायब हो गई थी। इसके बाद देह मानो किसी भी विरोध के लिए कोई ताकत ही नहीं बची। हमारी झोपड़ी के सारे सदस्य एक एक कर मौत के मुंह में जाने लगे। हम में से हर कोई इस बात का बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकता था कि इसके बाद किसकी बारी आएगी और कितने समय मुझकी अपनी बारी आने की उम्मीद है। मौत को कई बार अपने आसपास देखने के बाद हम उसकी सभी निशानियों को अच्छी तरह पहचानने लगे, जिस वजह से हमारे अंदाजे बिल्कुल सही निकलते थे। यह लंबे समय तक नहीं टिकने वाला, अब इसकी बारी है। अब एक दूसरे के कानों में फुसफुसाहट, और जब शाम को अपने शरीर पर जुओं की नियमित तलाश में हम अपने शरीरों को देखते तो मन में विचार आता, मेरा शरीर तो पहले ही एक लाश बन चुका है, ये मुझे क्या हो गया है? मैं तो जैसे मनुष्य के मांसपिंड का एक ढेर भर रह गया हूँ। ऐसे मांसपिंडों के ढेर जो कंटीली तारों के पीछे मिट्टी से बने कच्चे घरों में ठूसे हुए हैं, जिसमें प्रतिदिन एक अंश सड़न लगता है क्योंकि वह बेजान हो गया है। मैंने आपको बताया ना, खुद को भोजन और स्वादिष्ट व्यंजनों के विचारों से बचाए रखना कितना मुश्किल था। ये जबरन कैदियों के दिमाग में घुसे चले आते थे। जब भी किसी बंदी को अपनी दिनचर्या या एक भी मिनट फालतू मिलता तो वह इसी कल्पना में खो जाता। इस कल्पना को समझना मुश्किल भी नहीं है, यहाँ तक कि हम में से मजबूत दिल रखने वाले भी उस समय के लिए तरसते थे जब हमें अच्छा भोजन मिलेगा। हालांकि यह तड़प अच्छे भोजन के लिए नहीं बल्कि उस वक्त के लिए थी जब हमें वैसा भोजन मिल सकता था। हम अपने उस उपमानवीय अस्तित्व को पहचान पा रहे थे जिससे हमें भोजन के अलावा कुछ और सोचने से परे कर रखा था। जो लोग जीवन में कभी ऐसे हालातों से न गुजरे हों, वे भूखमरी से जूझ रहे व्यक्ति के आत्मा तक को नष्ट कर देने वाले मानसिक संघर्ष को और संकल्प की शक्ति के टकराव का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वे कभी नहीं समझ सकते कि एक खंदक में खड़े खड़े केवल 10 साढ़े 10 बजे बजने वाले सायरन पर कान लगाए रखना, जो कि आधे घंटे का भोजन का अवकाश होता था, जिसमें हमें हमारी राशन वाली डबल रोटी दी जाती थी, वह भी अगर उपलब्ध हुई तो, अगर फोरमैन बहुत खिजाऊ किस्म का न हो तो उससे बार बार समय का पूछना, अपनी कोट की जेब में रखी डबल रोटी के टुकड़े को प्यार से छूना, अपने दस्तानों के बिना बर्फ से जम चुकी उंगलियों से उसे सहलाना, फिर एक टुकड़ा मुंह में धरकर उसका स्वाद लेना, अपनी संकल्प शक्ति के आखिरी कतरे को बटोरते हुए उसे दोबारा जेब में रखना और फिर अपने आप से सुबह एक वादा करना और उस दोपहर तक तोड़ देना क्या होता है, वे इन सब बातों के मायने नहीं समझ सकते। हमारे बंदी जीवन के बाद की अवधि में हमें दी जाने वाली डबल रोटी का राशन घटता चला गया और हम इस बारे में लंबी व कभी न खत्म होने वाली बहसों में डूबे रहते कि डबल रोटी का राशन इस्तेमाल करने का तरीका सही या गलत हो सकता है। इस बारे में दो तरह की सोच रखने वाले लोग थे। एक दल इस बात के पक्ष में था कि सारा राशन एक ही बार में खा लेना चाहिए, इस तरह दुगना लाभ होता है, चाहे दिन में एक बार ही सही पर कुछ देर के लिए तो खुद को पेट भर भोजन का एहसास दिया जा सकता है और फिर राशन के चोरी होने का या खोने का भय भी नहीं रहता। दूसरे दल इस बात के पक्ष में था कि राशन को थोड़े थोड़े अंतराल के साथ बांट कर खाना चाहिए और इसके पक्ष में वह दल अलग अलग तर्क भी दिया करते थे। मैं दूसरी सोच रखने वालों के साथ चल रहा था। कैंप के 24 घंटों में से सबसे डरावना समय वह होता है जब प्रातः काल में 3 सीटियों की तीखी आवाज़ हमें हमारी थकान व सपनों से भरी नींद से जगा देती। इसके बाद हम अपने गीले जूते से जूझने लगते। हमें उनमें जबरन अपने पैरों को घुसाने पड़ते थे जिनमें पानी भर जाने के कारण सूजन आ गई थी। इसके बाद छोटी छोटी बातों पर आहों व कराहों का दौर शुरू हो जाता, जैसे जूतों के फीते न होने पर तारों से जूते बांधने के लिए की जा रही छीना झपटी। एक सुबह मैंने एक ऐसे आदमी को
बच्चों की तरह बिलखते सुना, जिसे मैं बहुत बहादुर और जिंदा दिल इंसान समझता था। वहाँ रो रहा था क्योंकि पैरों में सूजन होने के कारण वे जूते में समा नहीं पा रहे थे और अब उसे बर्फीले फर्श पर नंगे पांव निकलना पड़ रहा था। उन्हीं डरावने पलों के बीच मैंने अपने लिए आराम के कुछ पल पा लिए। मैंने अपनी जेब से डबल रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे बड़े ही आनंद से कुतरने लगा। बहुत कम मात्रा में भोजन मिलने की वजह से शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा था और साथ ही कैदियों में सेक्स की इच्छा भी लगभग न के बराबर हो गई थी। बंदियों में सदमे के शुरुआती असर के साथ साथ लगभग न के बराबर काम विकृति थी, जैसा कि पुरुषों के अन्य कैंपों या सेना के कुटीरों में होता आया था। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि बंदी रात को सपने में भी स्वयं को सेक्स से जोड़कर नहीं देख पाते। हालांकि उनके कुंठित भाव था, गुण भावनाएं उनके व्यवहार में अवश्य झलकती थी। अधिकतर बंदियों के बीच यही आदिम भाव प्रधान था कि उन्हें किस तरह अपनी जान बचानी है और जो भी बात सत्य से परे जाती वे उसके लिए अपनी उदासीनता और असंवेदनशीलता का परिचय दे देते। यह बात मुझे तब पता चली जब मुझे ऑस्ट्रिच से दखाव कैंप में लाया गया। इसके बाद जो है दूसरी कड़ी फिर लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।